Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट शिव शक्ति पॉइंट के बारे में। हम देखेंगे ये नाम कौन रखता है और क्या प्रोसीजर्स होते हैं। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेजर एलिफेंट हैबिटेट, किस तरीके से एलिफेंट हैबिटेट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑन लाइफ साइकिल ऑफ ब्लो फ्लाइज, हम इनके पीएमआई रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब, जिसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दे मे बी गेटिंग टू हॉट फॉर फोटोसिंथेसिस, जहां पर फोटोसिंथेसिस या जो हीट का थ्रेशोल्ड लिमिट आ चुका है। साथ ही हम बात करेंगे व्हाट इज़ द केयर प्रोटोकॉल फॉर बेबीज़ इन इंडिया, यूके में हुई एक घटना के साथ इसका संबंध है और हम समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया में क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स एंड लास्टली विल बी कवरिंग अबाउट द व्हाई वाज अ 40% ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। बात की जा रही है मून लैंडिंग स्पॉट के बारे में, शिव शक्ति। देखिए, जैसे ही द पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फर्स्ट फुटप्रिंट, इसको तिरंगा पॉइंट बोला गया था। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जहां पर चंद्रयान 3 पहुंचा है, इस पॉइंट का नाम रख दिया गया है शिव शक्ति। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि मून की लैंडिंग और ये शिव शक्ति नाम, ये सारी घटना रखी कैसे गई है। देखिए, आप दो पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे। जहाँ चंद्रयान 2 पहुँचा था, इसका नाम है तिरंगा, और जहाँ पर चंद्रयान 3 आपका पहुँच रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर रखा गया है शिव शक्ति, जो कि एक सिंबल है और इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी। अगर हम इस नेमिंग पॉइंट की बात करें तो ये एसोसिएट है विद स्पेस मिशन, एक ग्लोबल ट्रेडिशन है। जब भी कोई एक सक्सेसफुल मिशन यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है, इन सारे स्पॉट्स का कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है। इसी तरीके से चंद्रयान 2 के बाद नाम रखा गया तिरंगा, और अब आप नाम देखेंगे यहाँ पर नाम चूज किया गया है विच इज़ दी शिव शक्ति। अब देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम यहाँ पर पहुँच गए हैं तो हम इस तरीके से नाम ऑन कर सकते हैं? नहीं। देखिए, इस तरीके के दूसरे नाम भी हैं जो मून पर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक साराभाई सेंटर, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मून पर, और एक ट्रेडिशनल है कि इस तरीके के साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट को नाम दिए जाते हैं। देखिए, मून इज़ नॉट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कंट्री। ऐसे में किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की आप बात करेंगे तो दैट इज़ ओपन फॉर ग्लोबल एक्सप्लोरेशन, लैंडिंग मिशंस। और जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, आउटर स्पेस ट्रीटी 1966, ये 1966 की ट्रीटी बोलती है, अ पीरियड मार्क्ड, ये वही समय है जब कोल्ड वॉर राइवलरी आपको देखने मिल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएस के बारे में। इस ट्रीटी ने एक कॉमन प्रिंसिपल यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सेट कर दिया, जहाँ पर बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए आउटर स्पेस को लेकर, इंक्लूडिंग द मून एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडी, विच मीन्स दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी नेशनल अप्रोप्रिएशन, और ऐसे में कोई इनके ऊपर अपनी सत्ता को क्लेम नहीं कर सकता। आउटर स्पेस ट्रीटी की बात करें तो इट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोहिबिटेड एनी नेशन from claiming sovereignty on these particular bodies like moon. So no matter अगर हम इस पर लैंड कर गए हैं तो हम इस किसी के पॉइंट का नाम रख सकते हैं, अदर देन दैट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। ओके, हालांकि अब आप सवाल करेंगे कि क्या 1966 की ट्रीटी इस तरीके से नाम रखने के बारे में कुछ नहीं बोलती। सो यस, जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, इट डज नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस द नेमिंग ऑफ द साइट on the moon or the other celestial bodies. So now the questions come कि अगर आप मून का नाम रख रहे हैं तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो मून का नाम रखती है। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रिस्पॉन्सिबल हो जाती है सेलेस्टियल बॉडी के नाम रखने के लिए, और जब आप सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं तो आप मून को भी इंक्लूड करेंगे। इंडिया भी 92 मेंबर्स कंट्री आईएयू की जो है उसका एक मेंबर है। जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है 1919 से, आईयू ही
अथॉरिटी है जो किसी भी प्लानिटरी या सैटेलाइट फीचर्स या उसके लैंडफॉर्म का नाम रखती है। इनफॉर्मली अगर हम बात करें तो लैंडिंग साइट ऑफ द मून एंड द अदर लैंडमार्क्स वर ऑफन नेम्ड बेस्ड ऑन द लिमिटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो फार साइड ऑफ मून है, इसको पहले नहीं जाना जाता था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड ड्यू टू द अर्थ फेसिंग नेचर और मून के रोटेशन की वजह से हम इसे फार साइड यूजुअली बोल देते हैं। अमेरिकन और सोवियत स्पेसक्राफ्ट मिशंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने इम्प्रूव करी हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द मून सर्विस, और बहुत सारे लैंडमार्क यहाँ पर रखे गए। सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे दिस नेम वर सबमिटेड टू IAU और एक ऑफिशियल अप्रूवल यहाँ पर लिया जाता है। जैसे ही अपोलो मिशन की आप बात करते हैं तो एक प्रैक्टिस यहाँ पर है ऑफ गिविंग इनफॉर्मल नेम टू द क्रेटर एंड द माउंटेन नियर द लैंडिंग साइट। ये इनफॉर्मल नेम्स यहाँ पर सर्व करते हैं एक शॉर्ट हैंडेड रिमेंबरिंग के लिए, राइट, और लेटर ऑन इनको IAU के द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटस दिया जाता है। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेमिंग ऑफ द साइट कौन रखता है और इसके क्या प्रोसीजर्स हैं। इसी के साथ कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में भी बात करते हैं कि क्या इंडिया ने इसके पहले भी अपने कोई साइट के नाम रखे हैं मून पर, तो जी हाँ। सबसे पहले चंद्रयान 1 मिशन जब 2008 में पहुंचा था, जहां पर मून प्रोब यहां पर किया गया था, इसको इंटरनेशनली यहां पर जवाहरलाल स्थल के नाम से जाना गया, आफ्टर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू। डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है नेम टू इम्पैक्ट साइट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, देन इंडियन प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक सिंबॉलिक नोट इंडिया का यहाँ पर अचीवमेंट क्रिएट करेगा। इसी के साथ जो इंडियन फ्लैग है उसको भी यहाँ पर रखा गया ताकि इंडिया का जो स्पेसक्राफ्ट है, जो मिशन है, जो लैंडमार्क है, ये बताया जा सके। इसी को लेते हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया ये सेम नाम जवाहर स्थल और ऑफिशियली डेडिकेट कर दी दैट पर्टिकुलर साइट जहां पर चंद्रयान 1 गया था एज दी जवाहर स्थल। ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं केटरिंग टू डाइट ऑफ एलिफेंट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द ह्यूमन इन असम। देखिए, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं है। अगर आप हाथियों की बात करेंगे तो देखिए, असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो बहुत सारे नेटिव ट्रीज, नेटिव स्पीशीज़ को यहाँ पर लगाएगी ताकि एलिफेंट हैबिटेट और ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 से भी ज़्यादा नेटिव ट्रीज जैसे इनको यहाँ पर लगाया जाएगा बिटवीन जून एंड अगस्त, ताकि ये यहाँ पर ग्रेजुअली 100 हेक्टेयर के एरिया में एक एलिफेंट हैबिटेट को नेक्स्ट सीजन तक खाना प्रोवाइड कर सके। नोटेबल स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे आंवला, बेल, जिंजर लाइक राइजोसोम जिसे तोरा के नाम से जाना जाता है, गम्हारी, जामुन, अर्जुन, आउटेंगा, ये सारे के सारे जो पेड़ हैं ये हाथियों के बड़े फेवरेट होते हैं। इन स्पीशीज़ को ऐसे सेलेक्ट किया गया है हाथियों की डाइट को ध्यान में रखते हुए। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है कि जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म किया जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 100 हेक्टेयर के एरिया में ये पूरा का पूरा काम किया जाएगा। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है, देखिए ये शुरुआत किया जा रहा है रोवाटा रिजर्व फॉरेस्ट असम से। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं रोवाटा रिजर्व फॉरेस्ट की। सो रोवाटा रिजर्व फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट असम में ये सिचुएटेड है। ये लगभग 100 हेक्टेयर का एरिया यहाँ पर कवर करता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है ये भूटान के साथ अपनी बॉर्डर लगाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर ग्रासलैंड और वुडलैंड आपको दोनों देखने के लिए मिल जाएगी। एक स्वाम्पी लैंड मास है, सैंडी कोरस रॉक्स भी आपको देखने मिल जाएंगी। सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जब आप वाइल्ड लाइफ स्पीशी स्पेशली हाथियों के बारे में बात कर रहे हैं। चूँकि इसकी प्रॉक्सिमिटी भूटान के साथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ये एक इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस और क्रॉस बॉर्डर एलिफेंट के जो जानवर हैं उनके मूवमेंट को भी कवर करता है। ऑल राइट, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे। रोवाटा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, क्योंकि न्यूज़ में था इट इज़ सिचुएटेड इन दी असम इटसेल्फ। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट ब्लोज फ्लाइज हेल्प्स टू एस्टिमेट पोस्ट मॉर्टम इंटरवल।
हम इस पूरे आर्टिकल में एंटोमोलॉजी को डिस्कस करेंगे और बाकी जितनी भी टर्मोलॉजीज इस्तेमाल हुआ है उनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा आखिर आर्टिकल है क्या। देखिए, ब्लो फ्लाइज जो कि डिप्थेरा कैलिफोर्डिया फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये ऐसे पहले इंसेक्ट बन गए हैं जिनकी डेड बॉडी को कॉलोनाइज किया जाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे ये जो इनकी बॉडीज़ हैं, ये पोस्टमार्टम इंटरवल को करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट या एक्यूरेट एस्टिमेशन बताएंगे टाइम ऑफ डेथ क्या है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, ये जो फ्लाइज हैं जिनको आप ब्लो फ्लाइज के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में, जिसमें जो टाइमिंग ऑफ डेथ है उसको बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। देखिए, ये जो डेवलपमेंट रेट है ये डिफ़र कर सकता है, जैसे ह्यूमिडिटी क्या था, रेनफॉल की सिचुएशन क्या थी, टेम्परेचर कैसा था, या दूसरे जो जेनेटिक वेरिएशन है वो। जैसे ही यहाँ पर पीएमआई असेसमेंट किया जाएगा, इससे आप लोकल क्लाइमेट कंडीशन और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब ये जो स्टडी है इसका इम्पोर्टेंस क्यों हो जाता है? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को जानने के लिए एक सबसे बड़ा सवाल आता है, ओके इट्स कम्प्लीटली फाइन ये सब किया जा रहा है, लेकिन ये फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी आखिर होता क्या है? देखिए, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी एक ब्रांच होती है फॉरेंसिक साइंस की, जहाँ पर जो इंसेक्ट होते हैं, एंथ्रोपोड्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका एक लीगल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है बिहेवियर, बायोलॉजी और लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ताकि एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता चल सके अबाउट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली अगर आप बात करेंगे डेथ, डिकम्पोजिशन या दूसरे बायोलॉजिकल एविडेंसेस की। फॉरेंसिक्स एंटोमोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो ये एनालाइज करते हैं किसी भी इंसेक्ट की एक्टिविटी को, उनके कॉलोनाइजेशन के पैटर्न को, लाइफ स्टेजेस को और दूसरे फैक्टर्स को ये डिटरमाइन करने के लिए कि पोस्टमार्टम इंटरवल में क्या चीज़ें पता चली हैं, यहाँ पर डेथ कैसे हुई, किस कंडीशन से हुई, उसका एक पूरा डेटा जो यहाँ पर है या जितना भी सराउंडिंग क्राइम या डेथ सीन है वो भी उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? देखिए, मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर या अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन देयर पार्ट्स। अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो मॉर्फोलॉजी में इन्वॉल्व किया जाता है उन सारे डिस्क्रिप्शन या फिजिकल कैरेक्टर्स जैसे शेप, साइज, कलर, टेक्सचर या अरेंजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। ये जो स्टडी है यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड द रिलेशनशिप विद द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज लार्वल इंस्टार्ट्स? लार्वल इंस्टार्ट्स की बात करें तो इनको रेफर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द इंसेक्ट लाइफ साइकिल। ओके, जो इनका लार्वा फेज होता है, फॉर एग्जांपल एग, लार्वा, पुपा या एडल्ट, इसी को आप लार्वा इंस्टार्ट्स भी बोलते हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बात की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो ओपन करने वाला है अपना क्लाइमेट चेंज एंड द हेल्थ सेंटर इन न्यू दिल्ली। देखिए, इंडिया ने सिक्योर कर लिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन इन गुजरात। इससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसके बाद इंडिया एक और लैंडमार्क इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर करने वाला है, जहाँ पर एडीबी की सहायता से क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में ओपन किया जाएगा। देखिए, डब्ल्यूएचओ के आउटपोस्ट की बात करें जामनगर गुजरात में, जिसका मुख्य उद्देश्य है, हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन, जो कि जामनगर गुजरात में है। देखिए, आर्टिकल बता रहा है कि जब आप डब्ल्यूएचओ के आउटपोस्ट की बात करेंगे जामनगर गुजरात में, इसका मुख्य फोकस है जो ग्लोबल हेल्थ मैटर है, चाहे ट्रेडिशनल मेडिसिन से लेकर क्वालिटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी की, उसके बारे में पूरी स्टडी करना। वहीं अगर हम क्लाइमेट चेंज से लेकर बात करें तो ईडीबी ने अपना क्लाइमेट चेंज हब यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। ये जो पूरा का पूरा डिसीजन है ये कहीं ना कहीं G20 के बाद आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ, ATACH। देखिए, अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन और क्लाइमेट एंड हेल्थ, जो इसका फुल फॉर्म है, ये एक इनिशिएटिव है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि
COP26 को लेकर जितने भी एम हैं, जो गोल इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं, उनके लिए काम करना। इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करना WHO के मेंबर्स स्टेट्स की सहायता से। ये साथ ही ये भी इंश्योर करता है कि एक क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को लेकर जो भी समस्याएं हैं उनको इंटीग्रेट करना, नेशनल, रीजन और ग्लोबल प्लान्स को बनाना। ATAH की अगर हम बात करें तो ये थीम पर काम करता है, जैसे लो कार्बन हेल्थ सिस्टम, क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम, सप्लाई चेन, लो कार्बन सस्टेनेबल हेल्थ एट्सेट्रा। ओके, सिंस हमने बात करी है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, हमें थोड़ा सा समझना होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक आखिर है क्या। देखिए, ADB की बात करें तो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960s में टू प्रमोट on the economic and social development in the Asia Pacific region। अगर हम ADB के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 1 जनवरी 1967 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। ADB की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 31 मेंबर कंट्रीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें बोथ डेवलप और डेवलपिंग नेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, इट इज़ इन मनीला, फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो ADB में 68 मेंबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग 49 रीजनल मेंबर्स फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन एंड 19 फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मे बी गेटिंग टू हॉट फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखिए, एक स्टडी पब्लिश की गई है ऑन द नेचर। ये सजेस्ट करती है कि जो स्मॉल परसेंटेज लीव्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर थ्रेशोल्ड पर पहुंच रही हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कि दे कैन नॉट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस एनी मोर। Currently, 0.01% of the leaves are suppressing the critical temperature for their photosynthesis। यहाँ से दो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि how the temperature is rising और किस तरीके से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इस टेम्परेचर को अब बेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये जो स्टडी यहाँ पर की गई है उसमें पता चला है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैन इंड्योर अप टू 3.9 डिग्री सेल्सियस increase in their air temperature over the current level before reaching to the potential tipping point। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें, देयर आर सर्टेनली रिगार्डिंग डिफरेंट रेंज जो आपको देखने के लिए मिलेगी। 3.9 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो ये एस्टीमेट लगा रहा है और अलाइन कर रहा है विद द वर्स्ट केस climate change scenario for the tropical forest, but there are still an opportunity to influence the future fate of these ecosystem since हमें इनके बारे में बहुत सी जानकारी अभी मिल चुकी है। रिसेंट स्टडीज़ ने ये भी बताया कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं दे हैव डिस्प्लेड रेजिलियंस टू वार्निंग इम्पैक्ट, कि कार्बन इनटेक यहाँ पर किस तरीके से बढ़ा जा रहा है और इसी को देखते हुए आपको एक प्रोलॉन्ग वे में ड्रॉट की कंडीशन भी देखने के लिए मिल सकती है। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज दिस क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेफर कर रहा है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा आपको पता है जो प्लांट हैं वो अपनी लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी एंड टू प्रोड्यूस फूड। और यहाँ पर लेस एफिशिएंट या इवन इनहैबिटेड कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो इट इज़ द टेम्परेचर थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच the enzyme and metabolic reaction involved in photosynthesis start to be negatively affecting and leading in the decrease in the plant ability to produce sugar and the other organic compounds। In this diagram you can easily understand this particular point। ओके, चलिए हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ये एक तरीके के बायोम है जो कि यूजुअली आपको वर्ल्ड में ट्रॉपिकल एरियाज में देखने के लिए मिलेंगे नियर द इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो यहाँ पर हायर रेनफॉल आपको देखने मिल जाता है, साथ ही
हाई रेनफॉल के साथ हाई टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो एक डाइवर्स इकोसिस्टम आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, और स्पेशली यहाँ पर सबसे ज़्यादा और डेंस फॉरेस्ट माने जाते हैं, इसीलिए इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, बिकॉज दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ऑब्जर्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है इसी तरीके से अमेजॉन फॉरेस्ट जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, दे आर ऑल्सो नोन एज द लंग ऑफ दी अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर लेना और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। लोकेशन को हमने डिस्कस किया तो आप देखेंगे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना के क्षेत्र में आपको ये देखने मिलेंगे। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर गर्म और ह्यूमिड आपको देखने मिलेगा, वहीं वार्म देखने मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, और लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 85 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 21 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं इन क्षेत्र में अगर हम पानी की बरसात की बात करें तो 200 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो आपको यहाँ पर कैनोपी लेयर्स देखने मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा लंबे पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। विश्व में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जिसमें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है, वहीं कॉन्गो रेन फॉरेस्ट जो कि सेंट्रल अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट में सिचुएटेड है। अदर देन दैट साउथ एशियन रेन फॉरेस्ट जो कि कवर करता है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसी कंट्री को, एंड डेंट्री रेन फॉरेस्ट जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने मिल जाएगा। महत्वपूर्ण है, आप इसका नाम याद रखेंगे। अदर देन दैट यू विल फाइंड मेडागास्कर जहाँ पर आपको यूनिक रेन फॉरेस्ट देखने मिलेगा। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एक घटना घटी है, देखिए ब्रिटिश में एक नर्स हैं लूसी, इनको सेंटेंस दे दिया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, क्योंकि ये गिल्टी पाई गई हैं यूके के वर्स्ट चाइल्ड सीरियल किलर केसेस में। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया में किस तरीके की सेफ्टी प्रोविजंस किए गए हैं। पेशेंट सेफ्टी की अगर बात करें इंडिया में तो इसको डिफाइन किया जाता है फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी हार्म और पोटेंशियल हार्म रिलेटेड टू हेल्थ केयर। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आउटलाइन किया गया है बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश किया था जिसका नाम है नेशनल पेशेंट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क 2018 एंड 25। ओके, सो दिस इज़ द नेम। आगे अगर हम बात करें तो जो पेशेंट हैं इन इंडिया में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बहुत सारी लेयर्स ऑफ फ्रेगमेंटेड लॉस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो जो हिपोक्रेट ओथ है जो कि किसी भी पेशेंट सेफ्टी को लेके पहले डॉक्टर्स करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी मेडिकल और नेग्लिजेंस को यहाँ पर कवर करता है। लीगल राइट्स ऑफ पेशेंट्स को यहाँ पर आउटलाइन किया गया है। साथ ही जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड ड्रग्स कंट्रोलिंग जनरल है, ये भी इंश्योर कर रहा है कि जो प्रत्येक पेशेंट है उसके राइट टू मेडिसिन जो है उसके पास, डिवाइस प्रिवेंटिंग ओवर रीचिंग, इसको यहाँ पर कवर करेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि न्यूनेटल सेफ्टी को लेकर क्या मैंडेशन है। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है जो इंश्योर करता है न्यूनेटल की सेफ्टी वेलबीइंग को और मिनिमाइज करता है पोटेंशियल रिस्क को। अगर हम एडुकेट स्टाफिंग की बात करें तो यहाँ पर एक एडुकेट स्टाफिंग की बात की जा रही है जो कि बच्चे का क्लोज मॉनिटर करते हैं। प्रॉपर इक्विपमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि एक बच्चे के रेस्पिरेटरी, टेम्परेचर रेगुलेशन और वाइटल साइंस को मॉनिटर करने के लिए काम करेंगे। एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बच्चे को जो कि उसे किसी भी तरीके की फ्यूचर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। हेल्थ केयर स्टाफ की बात करें तो उन्हें इस तरीके से काउंसिल करना, ट्रेन करना, जो कि एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर न्यूनेटल, इसका भी काम करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। न्यूनेटल हेल्थ इश्यूज़ को अगर हम देखें तो जो भारत में न्यूनेट हैं दे फेस सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, और इसी के साथ आप देखेंगे कि लगभग 5 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर रिस्क रहता है। हाईलाइट अगर हम बात करें तो हाईएस्ट रिस्क जो डेथ का है इट अकर्स इन द फर्स्ट 28 डेज आफ्टर द बर्थ। इन 2019 47 ऑफ ऑल अंडर 5 डेथ हैपन इन द न्यू बॉर्न पीरियड, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे जो करंट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है इंडिया में इट इज़ 26.6 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। ओके,
जो कि डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 3.89%। 2022 में अगर हम बात करें तो यही रेट आपको 27.6 डेथ थी पर 1000 बर्थ पर, जो कि डिक्लाइन होती जा रही हैं लगातार। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूनेटल की। अगर आप बात करते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर अ बेबी बर्थ यूजुअली इनकम्पासिंग द 28 डेज, इसको न्यूनेटल फेज बोला जाता है। प्री टर्म बर्थ की बात करते हैं तो प्री टर्म बर्थ एक ऐसा टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न बिफोर कंप्लीटिंग अ फुल 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड। इन्हें ही आप प्री टर्म बेबीज़ या कई बार प्री मेच्योर बेबीज़ का नाम दे देते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स सरपास 50 करोड़, डिपॉजिट टच 2 लाख करोड़, सेज मिनिस्टर जोशी। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने 9 साल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे में इसके बारे में चर्चा होना बहुत ही आम है। अगस्त 16 50.09 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट हैं और इनमें टोटल डिपॉजिट जो अमाउंट है इट इज़ दी 2,03,505 करोड़। ये जो इंक्रीज़ है ये आप देखेंगे 31 मार्च के बाद आपको देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेके, जन जीवन योजना को लेके बहुत ही लगातार या ज़ोर शोरों से काम करती आ रही है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि प्रधानमंत्री जन धन योजना आखिर है क्या। देखिए, एक नेशनल मिशन है ताकि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड किया जा सके इंडिया में। अगर हम बात करें तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक इंश्योर करना एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल द सिटीजन्स, स्पेशली जो मार्जिनलाइज या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन में रहते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है थ्रू PMGDY इंक्लूडिंग बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, कार्ड इंश्योरेंस एंड पेंशन, ऑल इन एन अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल मैनर। आगे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना किस तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, क्या इसके बेनिफिट हैं, तो देखिए एक बेसिक सेविंग अकाउंट यहाँ पर ओपन कराया जा रहा है जिसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो भी PMJDY में अमाउंट यहाँ पर डाला जाएगा उस पर एक सर्टेन रिटर्न यहाँ पर दिया जाएगा, एक इंटरेस्ट रेट दी जाएगी ताकि सेविंग्स को प्रमोट किया जा सके। अदर दैन दैट अगर हम बात करें तो रुपे डेबिट कार्ड्स को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है सो दैट जितनी भी कंट्री को डिजिटल बनाने के लिए या कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है उनको भी कंप्लीट किया जा सके। साथ ही यहाँ पर एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर यहाँ पर मिलेगा ऑफ 1 लाख रुपीज़, जो कि यहाँ पर बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया है उन सारे अकाउंट्स के लिए जिनको 28 अगस्त 2018 के बाद खोला गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है ताकि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं वो लगभग 10,000 रुपये तक का एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। अदर देन दैट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं जहाँ पर मनरेगा या किसी भी जगह की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है तो इनको एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की भी बात की जा रही है। अदर देन दैट आप बात करेंगे बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसका पार्ट बन जाती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका पार्ट आपको देखने मिल जाएगी, अटल पेंशन योजना या माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट या मुद्रा स्कीम जिसे आप बोलते हैं वो भी इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ द एंटायर सिस्टम इज़ वर्किंग। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है वाई वॉज 40% ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट। देखिए, ऑनियन अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में फेस्टिव सीजन के पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑनियन, ताकि मार्केट में आपका जो अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए एक इन्फ्यूजिव स्टॉक फॉर प्राइस स्टेबिलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ये मेजर का ये ध्यान रखना कि जो मार्केट है उसमें ऑनियन की अवेलेबिलिटी बनी रहे, जो कैप है सप्लाई और डिमांड का उसको यहाँ पर कर्ब किया जा सके। अगर हम बात करें तो ये जो डिसीजन है ये लिया गया है एक एडवर्स अनयूजुअल वेदर कंडीशन को देखते हुए, जहाँ पर आपने हाई टेम्परेचर अनसीजनल रेनफॉल देखी थी जिसमें जो क्रॉप्स हैं
ऑनियन क्रॉप्स, इनका जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। इंडियन ऑनियन प्रोडक्शन और ग्रोथ सीज़न की अगर हम बात करें तो यूजुअली हमें 3 सीज़न देखने मिलते हैं ऑनियन के जब इसे कल्टीवेट किया जाता है, लाइक खरीफ, लेट खरीफ और रबी का सीज़न। खरीफ क्रॉप की बात करें अगर हम, तो इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, आपको पता है, अक्टूबर में और दिसंबर में। लेट खरीफ की अगर हम बात करें तो इन्हें जनवरी और मार्च में यहाँ पर किया जाता है। रबी क्रॉप की बात करें तो ये मार्च से लेके मई तक में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें 39%, फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश विद दी 17% आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको दूसरे स्टेट्स लाइक कर्नाटका, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भी इसके प्रोडक्शन में आगे दिखाई देंगे। अब अगर हम बात करें कि चैलेंज या कंसर्न क्या है, तो देखिए टेम्परेचर और रेनफॉल। सदर्न टेम्परेचर राइज की वजह से एक अनयूजुअल रेनफॉल डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है, जिसकी वजह से रबी और खरीफ की जो क्रॉप्स है उन पर एक पोटेंशियल रिस्क यहाँ पर आ गया है। और इसी की वजह से जो अनियन है वो भी कम यहाँ पर इस बार देखने के लिए मिली है। इस ईयर की अगर हम बात करें तो इसने रिडक्शन देखा है जो रबी ऑनियन क्रॉप्स है उनकी शेल्फ लाइफ में। ऐसे में जो स्टॉक है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है, जो कि सीज़न के टाइम पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इंडियन ऑनियन एक्सपोर्ट और इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है लगभग 2.5 मिलियन ऑनियंस को। ऐसे में इंडिया के द्वारा 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके यहाँ सीज़न के टाइम पर किसी भी तरीके से ऑनियन के प्राइजेस बढ़े। चलिए हम इन सीजन्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो खरीफ सीज़न की बात यूजुअली की जाती है, जून से अक्टूबर का समय होता है खरीफ सीज़न का, जो कि अगर हम इसकी मॉनसून क्रॉप की बात करें तो राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कारण क्यों? इनको चाहिए रहता है हाई टेम्परेचर, साथ ही एक रेनफॉल आपको चाहिए है, वार्म टेम्परेचर चाहिए है, जो इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। इसी के साथ अगर हम रबी सीज़न की बात करें तो इसका समय होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक की। क्रॉप्स की बात करें तो आपको वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम और पीस देखने मिल जाएंगी। कारण क्यों? इनको कूलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा मानसून सीज़न पर रिलाय नहीं होते। ओके, इसी के बाद अगर हम जेड सीज़न की बात करें जो मार्च से लेकर जून तक का इनका समय है। क्यूकम्बर से लेके आपको बहुत सारे वाटरमेलन, मस्कमेलन, वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर, टमाटोज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कारण देखिए, इनको हॉट और ड्राई समर में यहाँ पर लगाया जाता है। इरिगेशन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में रबी क्रॉप्स डोमिनेटेड आपको दिखाई देंगी ड्यू टू विंटर क्लाइमेट। मेजर क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, मस्टर्ड आपको नदर्न इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आप साउथ इंडिया की बात करोगे तो आपको खरीफ और रबी की क्रॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मानसून सीज़न आपको देखने मिल जाते हैं। राइस और मिलेट्स जिनको बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता है वो भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं आप ईस्टर्न इंडिया की साइड अगर चले जाएंगे तो राइस यहाँ पर एक स्टेपल खरीफ क्रॉप हो जाता है। वीट, मस्टर्ड भी इस क्षेत्र में आपको देखने मिलेंगे। और वेस्ट इंडिया में अगर आप चले जाएंगे तो आपको मिक्स खरीफ और रबी की क्रॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो मूविंग ऑन टू द मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, इलैबोरेट ऑन द चैलेंज दैट द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर फेसिंग ड्यूरिंग अ क्रॉपिंग सीजन। हाउ डू दीज challenges impact crop production, rural livelihood and food security in India? Next question is, what is the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and how does it aim to promote financial inclusion in India? Critically analyze. आप अपने सवालों का आंसर हमारी वेबसाइट razacademy.in पर जाकर दे सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.